हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 3 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, यानी एम्बेसडर बने हैं? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं हर्ष कुमार जैन। जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत हैं ब्रह्मा कुमार। लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत हैं सौरभ कुमार। नाइजर में भारत के राजदूत हैं सीताराम मीना। अच्छा, यहां पर जिम्बाब्वे की बात आई है तो जिम्बाब्वे में अभी हाल ही में एक नई करेंसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है जिज। तो यह जिम्बाब्वे की नई सोना समर्थित करेंसी है। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में ये जानकारी दी गई है कि जो हर्ष कुमार जैन है वो फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि जो राजदूत या एम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा ही की जाती है। अच्छा, हर्ष कुमार जैन के बारे में आपको याद रखना है कि वो अभी तक यूक्रेन में भारतीय राजदूत के तौर पर काम कर रहे थे। फिलीपींस की बात आई है तो फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल है इसकी मनीला और राष्ट्रपति हैं वोंग मार्कोस। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है, वोंग मार्कोस। करेंसी है फिलीपीन पेसो। अच्छा, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का हेडक्वार्टर कहां है? मनीला में, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। भारत ने अभी हाल ही में किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल दी है? तो वो दी है फिलीपींस को। तो फिलीपींस पहला ऐसा देश है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है इंडिया से। तलाक को वैध बनाने के लिए अभी हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया है किस देश में? फिलीपींस में। फिलीपींस की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं, ये है पैसिफिक ओशियन और ये है साउथ चाइना सी का एरिया। तो यहां पर स्थित है फिलीपींस। ये कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर या हाई कमिश्नर डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। जैसे कैमरून में भारत के एम्बेसडर बने हैं विजय खंडूचा। रूस में विनय कुमार। चाइना में प्रदीप कुमार रावत। इसराइल में संजीव सिंगला। इसके अलावा नामीबिया में दिनकर अस्थाना। म्यांमार में अभय ठाकुर। स्लोवेनिया में एल प्रशांत पिसे। इराक में सोमेंदु बागची और चिली में अभिलाषा जोशी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बूस्टर भी डिस्कस कर लेते हैं। नियुक्ति की बात आई है तो एक इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको याद रखना है कि जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं? अरिंदम बागची। इनको आपको याद रखना है। देखिए, यूक्रेन की बात आई थी अभी, क्योंकि हर्ष कुमार जैन यूक्रेन में भारत के राजदूत थे। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। और यूक्रेन में एक प्रमुख परमाणु संयंत्र था जिसका नाम था चेरनोबिल परमाणु संयंत्र। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ये अब बंद हो चुका है। तो ये यूक्रेन देश में रहा है। अच्छा, आपको याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट यानी राजनयिक नियुक्त करने वाला पहला देश अभी हाल ही में कौन बना है? यूक्रेन बना है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक का नाम क्या है? विक्टोरिया सी। अच्छा, ऑपरेशन गंगा आपको याद होगा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मई 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर कौन बने हैं, यानी IGCAR के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर। तो चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर अभी हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर बने हैं। राकेश रंजन के बारे में आपको याद होगा, ये क्या बने हैं अभी हाल ही में? SSC के अध्यक्ष बने हैं। और संजय कुमार मिश्रा ये GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख बने हैं। युवराज सिंह को आपको याद रखना है कि ये ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए एम्बेसडर बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तो इसी के डायरेक्टर बने हैं चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर। चंद्रशेखर ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी वार्क के रिएक्टर ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया हुआ है। और आपको याद होगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मुंबई में। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य बने हैं रमेश बाबू भी।
यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है नईमा खातून। सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। नौसेना के प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि नौसेना के उप प्रमुख अभी हाल ही में कौन बने हैं। चलिए बूस्टर को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर बात आई है परमाणु की। तो परमाणु किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। परमाणु मुख्य रूप से 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा स्टेशन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। नारोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटका में है। और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र या रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में और कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल में जो स्कूल का करिकुलम होगा उसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो कर्नाटक में अभी हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें लोगों को मोबाइल की लत छुड़ाई जाती है। तमिलनाडु में क्या हुआ है? तो तमिलनाडु में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की गई है और राजस्थान में दुनिया के पहले ओम के आकार का मंदिर बनाया गया। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी केरल सरकार के द्वारा जो स्कूलों में पुस्तकें चलाई जाती हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैप्टर को जोड़ा है और आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत अभी कक्षा 7 से की गई है। ठीक है, तो कक्षा 7 में जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम था उसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। अच्छा, केरल के बारे में आपको याद रखना है कि केरल में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा अनिवार्य की गई है। ठीक है, तो ये अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में हनुमान AI चैटबॉट को लॉन्च किया गया है 98 भाषाओं में। DD किसान के द्वारा कृष और भूमि नाम के 2 AI एंकर लॉन्च किए गए हैं। ग्लोबल मीडिया पुरस्कार 2024 इंडिया टुडे ग्रुप की AI न्यूज एंकर सना को प्राप्त हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम होगा स्टारगेट। ओपन AI का डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट का क्या नाम है? चैट GPT। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कौन है? शांतिगिरी विद्या भवन, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। केरल की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। अच्छा, एक नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो वो किस राज्य में है? केरल राज्य में। पेरियार नेशनल पार्क भी केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट्स किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर 2 पोर्ट का 30 साल तक प्रबंधन करेगा? आंसर हो जाएगा इसका तंजानिया। तो देखिए, तंजानिया देश का एक बंदरगाह है जिसका नाम है दार एस सलाम बंदरगाह। तो उसका जो कंटेनर 2 पोर्ट है उसको अडानी पोर्ट्स कंपनी ने 30 साल के लिए लीज पर लिया है, यानी 30 साल तक उसका प्रबंधन करेगा कौन? अडानी पोर्ट्स। यहां पर ईरान की बात आई है, तो ईरान का प्रसिद्ध बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह। तो भारत ने चाबहार बंदरगाह को अभी हाल ही में 10 साल के लिए लीज पर लिया है। म्यांमार का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह। तो भारत ने सितवे बंदरगाह को भी लीज पर लिया है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो भारत के अडानी समूह के द्वारा तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह का जो कंटेनर टर्मिनल 2 है उसको 30 साल के लिए लीज पर प्राप्त किया है। जो अडानी समूह है ये दार एस सलाम बंदरगाह के अलावा इजराइल के हाइफा बंदरगाह का मालिक है और इसके अलावा श्रीलंका के कोलंबो में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है को ये विकसित कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तंजानिया की बात आई है तो तंजानिया
अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, राजधानी है इसकी डोडोमा, और तंजानिया सिलिंग यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन। यहाँ पर आप तंजानिया का मैप देख पा रहे हैं, और तंजानिया के मैप को अगर आप देखेंगे तो ये तीन ओर से झीलों से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये है विक्टोरिया झील, और ये है तंजानिका झील, और ये है नायसा झील। तो ये तीन झीलें हैं इसके आसपास। और अगर हम इसके पूर्व की बात करें तो यहाँ पर इंडियन ओशन स्थित है। ठीक है, विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और विक्टोरिया झील की सीमा युगांडा, केन्या और तंजानिया देश से लगती है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, तो ये तंजानिया देश में ही स्थित है। तंजानिया में दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है तांगानिका झील, जिसकी गहराई है 1436 मीटर। अच्छा, दुनिया की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? बैकाल झील, इसको आप याद रख सकते हैं। तंजानिका झील दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा निमहंस संस्था को। तो निमहंस नामक एक संस्था है भारत की, तो उसको अभी हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेरा युवा भारत क्या है? तो 2023 में स्थापित की गई एक संस्था है। इस संस्था को केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। तो युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो बेंगलुरु में स्थित एक संस्थान है जिसे राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बोलते हैं, या इसे शॉर्ट में निमहंस बोल देते हैं। तो इसको WHO के द्वारा 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है, और यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए इस संस्था को प्रदान किया गया है। निमहंस संस्था के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1974 को की गई थी। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है, और इसका जो प्रमुख कैंपस है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसके वर्तमान में निदेशक हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। WHO की बात आई है तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस इसके प्रमुख हैं। और आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मेजर राधिका सेन को दिया गया है। अमल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ई रिक्शा चालक आरती को दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेन वैक को दिया गया है, जो कि जर्मनी की हैं। 100 पुरस्कार जो कि खगोल विज्ञान का पुरस्कार है, ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया जाएगा। साहित्य अकादमी फेलोशिप से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया जाएगा। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 चंद्रकांत सतीजा को दिया जाएगा। और यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की तो बूस्टर में डिस्कस कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। किसकी याद में दिया जाता है? तो स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर हैं अल्फ्रेड नोबेल, तो उनकी याद में दिया जाता है। 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और जो नोबेल फाउंडेशन है जिसके द्वारा ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, उसकी स्थापना 29 जून सन 1900 को की गई थी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो जब 1901 में यह पुरस्कार शुरू किए गए थे तब 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। फिर 1968 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। देखिए, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। बाकी जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। 2023 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 दिया गया था नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की थी। और नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया था जॉन ओलाफ फॉस को। और रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था: मोंगी जी बाबेंडी और लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एक्कीमोव को। फिजिक्स का दिया गया था 3 लोगों को: पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर। और नोबेल चिकित्सा पुरस्कार दिया गया था 2 लोगों को: ड्रू बीसमैन और कैटालिन कारिको। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्लाउडिया गोल्डन को, जो कि अमेरिका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मुक्केबाजी संघ ने
वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ले ली है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत का मुक्केबाजी संघ है जिसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो उसने अभी हाल ही में वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता प्राप्त की है। अच्छा, हुआ क्या है, क्यों भारत ने ये सदस्यता ली है? तो देखिए दोस्तों, अभी तक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का सदस्य था, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है इसे 2019 में निलंबित कर दिया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये कहा था इंडिया से वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ले ले, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसको निलंबित कर दिया गया है, तो अब उसकी कोई मान्यता नहीं है। अगर भारत वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता नहीं लेता है तो वो 2028 का जो लॉस एंजलिस ओलंपिक है वो नहीं खेल पाएगा। तो इसलिए भारत को वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता लेनी पड़ी है। अच्छा, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष याद रखिएगा कौन है वर्तमान में? अजय सिंह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। इसका काम होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाना। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसके एक्टिव मेंबर हैं 103। इसका आदर्श वाक है सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटियस। तो 2024 में 33वें ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। 2028 में 34वें कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे अमेरिका के लॉस एंजल्स में, और 35वें ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के चांग ई6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना के द्वारा 3 मई 2024 को चांग ई6 लैंडर को चंद्रमा के लिए भेजा गया था। तो वो 3 जून 2024 को ये चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया है। जापान की बात आई है तो जापान के द्वारा चंद्रमा के लिए सिलिम मिशन लॉन्च किया गया था और जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बना था। भारत ने चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? चंद्रयान 3, जो कि सफल मिशन था। अमेरिका के द्वारा 2026 में आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो चाइना के स्पेस मिशन चांग ई6 ने 3 जून 2024 को चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग की है। आपको याद रखना है कि ये जो मिशन लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य है चंद्रमा से सैंपल कलेक्ट करना और फिर पृथ्वी से आना। तो ये जो चाइना का चांग ई6 मिशन लॉन्च किया गया है तो ये अभी चंद्रमा पर पहुंचा है, वहां पर सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर इसके बाद ये पृथ्वी पर आएगा। तो ये पूरा मिशन होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो चंद्रमा पर अभी तक कितने देश पहुंचे हैं? 5। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है भारत और 5वां है जापान। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। तो उसका एक लैंडर है जिसका नाम है ओडिसियस। तो इसने अभी हाल ही में मून लैंडिंग की थी। तो ये किसी भी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने मून लैंडिंग की थी। 2040 तक भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा, ये लक्ष्य रखा गया है। और आपको याद रखना है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। अच्छा, चंद्रयान 3 जब 2023 में पहुंचा था चंद्रमा पर, तो जहां पर ये लैंड किया था चंद्रयान 3, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था चंद्रमा पर चंद्रयान 3, इसलिए भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया है? आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यानी इन तीनों कंपनियों को शामिल किया गया है टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें मुकेश अंबानी की लीडरशिप वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज है और टाटा ग्रुप है, और इसके अलावा आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। तो इन 3 कंपनियों को टॉप 100 में जगह दी गई है टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फ्लैग 24 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? अमेरिका में। चलिए बात करते हैं रेड फ्लैग 24 अभ्यास की। तो यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेंगे। अमेरिका भी इसमें शामिल होगा, भारत भी इसमें शामिल हो रहा है, और इसका आयोजन अमेरिका के अलास्का में किया जा रहा है। तो जो इल्सन एयर फोर्स बेस है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है 30 मई 2024 से 14 जून 2024 तक। चलिए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्राइक सेकंड अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा
पंजाब में किया गया है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, नसीम अलवह अभ्यास भारत ओमान के बीच, साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच, मैत्री युद्ध अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच और अभ्यास अयोध्या भारत थाईलैंड के बीच और दोस्ती अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा किस देश से 100 टन सोना वापस मंगाया गया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से आरबीआई के द्वारा 100 टन सोना वापस मंगाया गया है। आपको याद रखना है कि 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार आरबीआई ने इतने बड़े पैमाने पर देश का गोल्ड वापस मंगाया है। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन सोना विदेशों में था। देखिए दोस्तों, आरबीआई के द्वारा जो सोना है वो कुछ देश में रखा जाता है, कुछ विदेशों में जमा किया जाता है। जैसे अगर कोई आपदा आती है, कोई इमरजेंसी वाली स्थिति आती है भारत के पास, तो जो विदेशों में रखा हुआ सोना है वो वहां से मंगा करके भारत की स्थिति को सुधार सकती है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा? चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में पहले विदेशी परियोजना की शुरुआत की है? ओमान। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? अग्निकुल कॉस्मोस। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फेस्टा 2024 का उद्घाटन किया है? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा ग्रह पहले की तुलना में अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय प्रतीत हो रहा है? शुक्र। किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? जिबूती। कितने नाटो देश मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? 6। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। T20 विश्व कप 2024 किस देश में शुरू हुआ है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। फिक्की द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम गवर्नर जनरल और वाइसराय डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था 1793 में शुरू की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? कैनिंग। बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में हार्डिंग सेकेंड के समय। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था कर्जन के समय और प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना डलहौजी के समय की गई थी। भारत में पहली बार चुनाव कराया गया था 1937 में लिन लिथगो के समय और कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था मार्च 1946 में बेबेल के समय। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था, यानी वीकली करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राकेश रंजन अभी हाल ही में एसएससी के अध्यक्ष बने हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राकेश रंजन बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो वहां पर चैनल मिल जाएगा, उससे ऐड हो जाना है तो पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली कोच ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।